ट्रेड। ट्रेड का बड़ा एक बुनियादी सा कानून है ये, और बिल्कुल पहली थ्योरी है ट्रेड के मतलब। अगर ट्रेड की अंडरस्टैंडिंग किसी को देनी है तो आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये इसको समझा दें, उसको भी समझ आ जाएगी अच्छा भी ट्रेड इस तरीके से होती है। इतने सिंपल और आसान सी भाषा में एडम स्मिथ ने ये हमें गाइड कर दिया। क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पे डायरेक्ट मूव करने से पहले वो कुछ रीजंस तो हमें पता चल जाए कि लोग ट्रेड करते क्यों हैं। इतना क्या उनको स्यापा पड़ा हुआ है अपने मुल्क में ही, वो चीजें प्रोड्यूस करे, कंज्यूम करे, अल्लाह ला खैर सलाह, काम चलता रहे, गुजारा होता रहे। इंटरनेशनल ट्रेड की क्यों जरूरत पेश आती है? जी कौन बताएगा? अब होती है अल्लाह ताला ने इस बारे में हम एक्सप्लोर कर सकते हर जिस तरह इंसान की नॉलेज महदूद रखी हुई है, वो तमाम चीज़ों के बारे में एट अ टाइम नॉलेज नहीं हासिल कर सकता। इसी तरह ममालिक के पास भी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। लाभ महदूद रिसोर्सेज किसी मुल्क के पास नहीं है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारा कुछ ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें जिन्हें उन्होंने कंज्यूम करना होता है। तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने मतलब की चीजों में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी नेशन में जहाँ पे इन चीजों की जरूरत होती है, और उसके बदले में अपने पसंद की चीजें वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज हर मुल्क के पास मुख्तलिफ होते हैं, जिस वजह से ये ट्रेड इसकी जरूरत पेश है। वैसे पाकिस्तान आपके ख्याल में एक्सपोर्ट अगर करे तो उसके पास कौन से रिसोर्सेज हैं जो इसको सेपरेट करते हैं बाकी पूरी दुनिया के साथ? हैं। तो बहुत से चावल है और नमक वगैरह। कपास, चावल, नमक। अच्छा, नमक हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं कि इंडिया से मंगवा रहे हैं? कोई ऐसा वैसे आपको ब्रांड पाकिस्तानी नजर आता है जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करता हो? जिस तरह हम तो बड़े शौक से मैकडोनल्ड और केएफसी खा लेते हैं, हार्डीज वगैरह, कोई पाकिस्तान का भी ब्रांड है जो पूरी दुनिया में कहता है ये पाकिस्तानी ब्रांड है, अभी अभी इधर जाके शॉपिंग करें? सर अगर ये आप आउटलेट्स की बात करें तो दुबई में तो हैं आउटलेट्स हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की ना, खाड़ी वगैरह इनकी हैं। हम्म। और ये जो अमेरिकन ईगल है बाहर, ये बाहर का ब्रांड है, लेकिन इसकी जो चीजें होती हैं वो आउटफिटर्स की होती है, उन पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान ना, लेकिन मिलती है आपको वो बाहर से है, ऐसी अच्छी वाली क्वालिटी की चीजें। फैब्रिक्स और गारमेंट्स इसके कुछ ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको नजर आता है। इसके अलावा एडवांटेज थ्योरी पे वापस आते हैं हम। बातें तो जी। ये बड़ी लंबी है, इसमें जितना मर्जी आप बोलते जाए टाइम इसमें खत्म हो जाएगा। ये इन लोगों की करप्शन है, नहीं खत्म होगी। एडम स्मिथ ने ये थ्योरी पेश की थी इसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज की। इसने कहा है कि जी फर्ज कर ले मॉडल को हम जितना ज्यादा से ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर लेते हैं इसको। एक मुल्क वो सिर्फ दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, एक कपड़ा और दूसरा गंदम। दूसरा मुल्क भी ये दो ही चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, और पूरी दुनिया में ये दो ही ममालिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक की स्पेशलाइजेशन कपड़ा बनाने में है, दूसरे की गंदम बनाने में है। अब चाहिए ये कि जिसकी स्पेशलाइजेशन कपड़ा बनाने में है वो सिर्फ क्लोथ को प्रोड्यूस करे, गंदम को बंद कर दे, और जिसकी स्पेशलाइजेशन वीट की प्रोडक्शन में है वो सिर्फ वीट को स्पेशलाइजेशन करके प्रोड्यूस करे और क्लोथ की प्रोडक्शन को बंद कर दे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि उसके जो रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, अब जिसकी स्पेशलाइजेशन क्लोथ में है मजबूरन उसको वीट भी बनानी पड़ रही है, तो इससे वीट की प्रोडक्शन भी उसकी डिस्टर्ब होगी और क्लोथ की प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होगी। जहां पे वो क्लोथ के एक घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, जब वो अपना रिसोर्सेज दोनों पे लगाएगा तो 100 की बजाय उसकी दोनों की प्रोडक्शन रिड्यूस होके 50 40 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। इसी तरह दूसरा जो मुल्क है उसकी भी अपनी स्पेशलाइजेशन जिसमें है, उसको छोड़ के जब वो दूसरी प्रोडक्ट को बनाएगा तो उससे उसके रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज भी होंगे, अंडर यूटिलाइज भी होंगे, और ओवरऑल वेलफेयर भी उसकी कम हो जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने सबसे पहले तो ये आसानी की कि लोगों को और ममालिक को अपनी अपनी फेवरेट कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिला। उन्होंने सरदर्द वाली जितनी भी चीजें हैं वो उनकी प्रोडक्शन को बंद किया, अपनी अपनी फेवरेट कमोडिटीज में स्पेशलाइजेशन करके उनको एक्सपोर्ट किया। इस वजह से उनकी वेलफेयर भी इंक्रीज हो गई, और ना सिर्फ उनकी वेलफेयर इंक्रीज हुई बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज हो गई। समझे बात? जी सर। तो ये इसका फिनोमिना सीधा सीधा है कि जिस मुल्क को जिस कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, एब्सोल्यूट यहाँ पे वो बोल रहा है क्वांटिटी वाइज, क्लोथ वो देख ले उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी वीट उसको देख ले क्वांटिटी उसकी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब है वो स्पेशलाइजेशन, तो उसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली कमोडिटी को वो प्रोड्यूस करे, दूसरे को बंद कर दे। एडम जी स्मिथ, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया।
ओके, उसके बाद लिखें जी इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, ये कह लें। जी जी। अजम्पशंस, अजम्पशंस इसकी लिखनी है जी आपने। सबसे पहले तो आप फर्ज कर लें कि देयर आर टू नेशंस, ट्रेड इज फ्री। अभी बोले डोमिनिक सल्वाटोर, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो 7 पहले चैप्टर हैं, इन तमाम चैप्टर्स में ट्रेड इज फ्री, ट्रेड इज फ्री। जो सी भी थ्योरी आपको नजर आए, आपने समझ जाना है ट्रेड इज फ्री। अजम्पशन में ये लाजमी डाल दें बात, क्योंकि पहले फ्री ट्रेड के साथ हम वर्किंग थ्योरी समझ लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे। इसके बाद जी, ट्रेड इज फ्री। ट्रेड इज फ्री, लेबर इज होमोजीनियस, देयर इज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब है एक नेशन जिसकी फेवरेट कमोडिटी क्लॉथ है, वो सिर्फ क्लॉथ को बनाएगा, वीट जीरो कर देगा। इसे बोलते हैं कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। समझे बात? ये बताएं जी, सभी ने लिख लिया तो फिर मैं ये रेस कर दूं। जी लिखिए सर। अब आगे बिफोर ट्रेड, तो ये देख के हमें पता चल गया नेशन ए, उसकी फेवरेट गुड कौन सी है? क्लॉथ और वीट। वीट है। वीट है। और इसका मतलब है नेशन ए को कंप्लीट स्पेशलाइजेशन वीट में करनी चाहिए, और नेशन बी को कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्लॉथ में करनी चाहिए। अब आफ्टर स्पेशलाइजेशन, नेशन ए जब वीट में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा, क्लॉथ की बंद कर देगा, क्लॉथ हो गया जीरो। अब वीट कितनी होगी इसकी? 15। 15। हिना आप बताओ। सर डबल होगी 20। 20। ये हुई ना बात, 20 होगी, 15 नहीं होगी, क्योंकि वो रिसोर्सेज सारे जब क्लॉथ की इंडस्ट्री से उठाएगा और वीट की इंडस्ट्री में लगाएगा, तो वीट की प्रोडक्शन तो फिर 20 ही होगी। इसी तरह यहाँ पे सिफर 20, भाई यही तो स्पेशलाइजेशन का फायदा होता है। जो कहानी आपको सुनाई है उसमें यही तो है कि स्पेशलाइजेशन से उनकी प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। डबल हो जाए। जी, अब यहाँ पे ये नेशन, नेशन है, सर इसकी इसको ऐसे समझ सकते हैं कैसे? कि वीट की अगर 1 यूनिट की लें तो वो 2 रुपीज सपोज कर लें, क्लॉथ के 5 यूनिट है ना, यानी 1 × 5 आप 1 कर दे 1 रुपीज। अगर हम क्लॉथ के पूरे खत्म करेंगे तो 5 को अगर हम पूरा 0 करते हैं तो 5 × 2 करेंगे ना 10, तो 10 हो जाएगा। हाँ जी, या इसको यूं समझ लें कि एक घंटे में वो उसके कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और क्लोज के कितने कर रहा है। यहाँ पे नेशन ए की टोटल प्रोडक्शन 15 की है, बी की भी टोटल प्रोडक्शन 15 की है, और वर्ल्ड की प्रोडक्शन ये 30 यूनिट हो रही है। अब स्पेशलाइजेशन कर ली, ये हमें समझ आ गया। अब इन्होंने करनी है ट्रेड। आफ्टर ट्रेड, नेशन ए, बी, वीट, क्लोथ। अब नेशन ए जो 20 वीट के यूनिट बना रहा था, फर्ज कर ले इसकी डोमेस्टिक डिमांड 10 यूनिट की है, तो सरप्लस इसके पास 10 हुए, तो वो 10 कर देगा एक्सपोर्ट। तो ये इसने 10 वीट के रख लिए खुद और 10 कर दिए एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसके बदले में इसको वो क्लोथ के 10 यूनिट मिल जाएंगे। तो ये आफ्टर ट्रेड इसके पास क्लोथ के 10 यूनिट आ गए, वीट के 10 रह गए। इसी तरह इसके पास वीट के 10 आ गए, लेकिन क्लोथ के 10 रह गए। अब देखें जरा टोटल प्रोडक्शन, नेशन ए की 15 से इंक्रीज होकर 20 पे आ गई है, और नेशन बी की भी 20 पे आ गई है, और वर्ल्ड प्रोडक्शन जो कि पहले 30 की थी अब कितनी हो गई? 40। 14। तो यहाँ से फिर क्लियर हुआ कि ट्रेड करने का फायदा हुआ है। ट्रेड ने ओवरऑल नेशंस की भी वेलफेयर इंक्रीज की है और वर्ल्ड की भी वेलफेयर इंक्रीज की है। तो इस रूल को सामने रखते हुए ये हम कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड वो बेनिफिशियल होती है। लेकिन एक चीज इसमें याद रखें, अगर तो ट्रेड फ्री होगी तब। मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, उधर से ये थ्योरी देख लीजिएगा। ये मर्केंटाइलिस्ट व्यू ये कर लिए थे हमने, और उसके बिल्कुल साथ ही हमें मिलेगी ट्रेड बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ की ये थ्योरी। ये आगे जी यहाँ से निशान कर लें। ये सारा यहाँ से आपने रीड लाजमी करना है, सिर्फ नोट्स पे इक्तफा नहीं आपने करना। ये यहाँ से लाजमी लाजमी पढ़ें। इलस्ट्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये इधर इन्होंने यूएस यूके की एग्जांपल दी हुई है, और ये वीट और क्लॉथ अपने हिसाब से इधर इन्होंने बताया हुआ है। ये एग्जांपल देख लें जो मैंने करवाई है, जैसे आपको बेहतर लगे। ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज से ऊपर ऊपर तक आपका काम है, ये क्वेश्चन है।
दिया है। ऐसे सिनेरियो में ना वो जो कल हमने थ्योरी की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, वो फेल हो जाती है। उसको सामने रखें तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका हल फिर बताया डेविड रिकार्डो ने। उसने बताया कि आप अगर ऐसे नेशंस के साथ ट्रेड इंगेज कर रहे हैं जिसमें एक नेशन सुपीरियर है दूसरा इंफीरियर है, तो एक वे ऐसा भी है जिसमें दोनों के लिए फायदा है। वो वे ये है कि जो सुपीरियर है वो ये देखेगा ज्यादा सुपीरियर किस में है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा किस में है, तो वो उसी को स्पेशलाइजेशन करेगा, फोकस उसी में करेगा और उसी को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा। दूसरा नेशन जो दोनों में कमतर प्रोडक्शन दे रहा है, वो कंपेयर करेगा कि उसका लेस डिसएडवांटेज किस में है। एक जो जो सुपीरियर है उसको दोनों में एडवांटेज है, वो देखेगा मोर एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है। और जो दोनों में इंफीरियर है उसको दोनों में डिसएडवांटेज है, वो देखेगा उसको लेस डिसएडवांटेज किस प्रोडक्ट में है, वो उसी में फोकस करेगा, स्पेशलाइजेशन करके उसी को एक्सपोर्ट कर देगा। इस तरह दोनों नेशंस की वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ लगी? जी सर। तो ये फिर वो कंपेयर कर रहा है वो सिचुएशन को, तो कंपेयर कर रहा है। इसी वजह से ये थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज के नाम से एक इंट्रोड्यूस करवाई है डेविड रिकार्डो ने। पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप कि दिस थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय डेविड रिकार्डो। डेफिनेशन में आप लिखेंगे, अब बाकी लिखते भी हो कि थोड़ी देर इंतजार करके स्क्रीनशॉट लेता तो कहता हो गया। हिना की बात तो मन में नहीं लग रहा था, इसने यही हरकत की है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आगे एक टेबल बनाने लगा हूँ, उसमें देखें जी बिफोर ट्रेड ए नेशन ए है, यहाँ पे नेशन बी है। वीट की प्रोडक्शन क्लोथ, ये फर्ज कर ले जी वीट की 6 और क्लोथ 4 बना रहा है, जबकि नेशन बी वीट 1 और क्लोथ 2। टोटल प्रोडक्शन 10 3 और वर्ल्ड की प्रोडक्शन 30 है। ये सिनेरियो है। तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए नेशन ए, वो तो हमें पता चल गया कि वो महारत रखता है दोनों प्रोडक्शन में। वीट में भी वो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्लॉथ में भी बहुत बेहतर है नेशन बी के साथ। और नेशन बी जो सा बेचारा वो वीट की भी प्रोडक्शन कम कर रहा है, क्लॉथ की भी। स्पेशलाइजेशन ए किस में करेगा, बी किस में करेगा? में करेगा। ए वीट में करेगा और बी क्लॉथ में। ये कैसे आपने आइडिया लगाया? की प्रोडक्शन ज्यादा है। सर, उसकी प्रोडक्शन क्लॉथ में ज्यादा बी नेशन की और एक की वीट में ज्यादा है। हाँ, ए की वीट में ज्यादा है और बी की क्लॉथ में ज्यादा नहीं है। क्लॉथ में तो कम है, लेकिन उसका लेस डिसएडवांटेज है क्लॉथ में। तो आपने ऐसे देख के, क्योंकि पता चल रहा था इसलिए हमने ए को उसमें वीट में स्पेशलाइजेशन करवा दी और उस दूसरे को क्लॉथ में करवा दिया। ऐसे नहीं करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है आपने। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस कमोडिटी की कम निकलेगी, ये बात ध्यान में रखनी है जो बताने लगा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस कमोडिटी की कम निकलेगी वो फिर डिसाइड करेगी कि उस नेशन को उसमें ज्यादा एडवांटेज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा का मतलब है उसमें उसको एडवांटेज इतना ज्यादा नहीं है, कम एडवांटेज हो रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही असल में कंपेयर करेगा कि यार क्लॉथ की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वीट की क्या है। जिसकी कम हुई उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेगा। नेशन ए भी यही काम करेगा, बी भी यही काम करेगा। तो ध्यान से समझ लें, निकालनी कैसे आपने, इधर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उनको निकालनी आती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का किसी को कॉन्सेप्ट है क्या, किसे बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एक काम ना कर रहे होते, एक काम जो इस वक्त आप कर रहे हैं ये ना करते, तो दूसरा कौन सा काम कर रहे होते, वो उसकी बन जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इस वक्त अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड ना करते, तो हर किसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग होगी। ये हिना, इसने AR पे ड्रामे देख रहे होना था, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ईमान कादिर, इसने चावल बना रहे होना था, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मोहसन अली, इसने बच्चों का पैम्पर चेंज कर रहे होना था। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपने करनी थी वो बन जाती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ना बनाते तो दूसरी कौन सी प्रोडक्ट बना रहे होते। अब यहाँ पे हमारे पास काम आसान है, दो ही ऑप्शन है। अगर वीट बना रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लॉथ बन जाएगा, अगर क्लॉथ बना रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट बन जाएगी। याद रहेगी बात? जी सर। अब नेशन ए की अपॉर्चुनिटी जी सर। कॉस्ट वीट की जो बनी, वीट ये आएगी जी 4/6।
4/6 इसे डिवाइड करें जरा, क्या आता है? 2/3, ये 0.66 आएगा या 0.67 कहते हैं इसे, ऐसे ही है। और डिवाइड तो कर लो, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? चलो फिर नहीं है तो यही रखें। अब सर 0.6 आएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इन नेशन ए, ये आपने वैल्यूज को उल्टा देना है। 4/6 था तो ये 6/4 बन जाएगा। ये उठाना क्यों सर हमने? हाँ जी, ये देखे ना उसकी, अगर आप वीट की निकाल रहे हैं ना, तो आपने 4/6 क्लोथ की वैल्यू को ऊपर रखना है, वीट की वैल्यू को नीचे। हमने बेसिकली रेशो लेनी है। तो जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो क्लोथ है, क्लोथ की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, वीट को नीचे, ये 4/6 बन गया। अब जिस वक्त आप क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो क्लोथ की अपॉर्चुनिटी वो बनेगी वीट, तो वीट की वैल्यू 6 है, 6 को ऊपर रखेंगे, 4 को नीचे रखेंगे। याद रहेगी बात? ठीक है। ये आ गया 1.5। तो यहां से तो कहानी क्लियर होगी नेशन ए की। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम किस में है, वीट में या उसमें क्लॉथ में? वीट में। ठीक है। वो उसमें सर वीट में। बस स्पेशलाइजेशन कर लेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें कम, इसमें स्पेशल रहेगा। जी जी जी, नेशन ए इज लेस इन wheat, so nation A will specialize in the production of wheat and export it। ये तो साबित हो गया। यहां तक लिख लें जल्दी से, फिर मैं ये रेस करने लगा, फिर नेशन बी उसका निकालते हैं। बी की कौन बताएगा जी क्या बनी? 2/1। वेरी गुड भाई, 2/1 इक्वल टू 2। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इन नेशन बी, ये क्या बनी? 1/2, 1/2। 0.5। तो यहां से पता चल गया इसने स्पेशलाइजेशन करनी है। तो सारी बातें समझ आ गई, मेरा ख्याल है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जी सर। जी सर। अब आगे एक बात जो आपने ध्यान से सुननी है, कि कल वाली थ्योरी में तो हमने ये समझ आ गई थी कि एक की प्रोडक्शन वीट में 10 है, एक में 5 है, उसकी एक में 5 थी, एक में 10 थी। जब ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करता था वीट में, तो ये 5 से 0 हो जाती थी, ये 10 से 20 हो जाती थी। इसी तरह इधर 0 इधर 20 हो गई थी आफ्टर स्पेशलाइजेशन। यही सिनेरियो था ना? जी सर। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? अब ये तो समझ आ गई कि ये वीट में स्पेशलाइजेशन करेगा और क्लॉथ की प्रोडक्शन बंद कर देगा आफ्टर स्पेशलाइजेशन। हाँ जी, नेशन ए, नेशन बी, वीट क्लॉथ। ये क्लॉथ की इसने प्रोडक्शन बंद कर दी, 0 हो गई। वीट कितनी हो जाएगी इसकी? 10। आप ही बता दें मुझे, इतना ये सीखिए तो नहीं। सीधी सीधी बात है, कल वाला रूल अप्लाई होगा ना इसमें। ये इसकी 0 करेगा, वो सारे रिसोर्सेज वीट में लगाएगा, तो वीट की प्रोडक्शन 6 की बजाय डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 हो जाएगी। हाँ, अब ये भी अगर यही काम करता है, इसकी अगर प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो इसकी तो ये 4 होगी। ऐसे ही है ना? जी। यहाँ पे जी सर। आप लोगों ने बात समझ लेनी है। 4 तो ये नेशन ए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है खुद। अब ये जो नेशन बी 4 प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से इसने खुद भी रखने हैं 2 यूनिट, और 2 इसने उसको एक्सपोर्ट करने हैं। तो इसके पास तो रह जाएंगे 2 ट्रेड के बाद। तो ऐसे में ये नेशन ए किसी सूरत में भी नेशन बी के साथ ट्रेड करने के लिए ओके नहीं करेगा, जब तक उसको अपना कोई ना कोई बेनिफिट नजर ना आ रहा हो। 4 तो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, उसको 4 से ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जी सर। ये जो नेशन बी है, इसको अपनी एफिशिएंसी उसके साथ compete करने के लिए 6 टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ये अगर 6 टाइम इंक्रीज करेगा तो ये इसकी प्रोडक्शन ले आएगा 12 पे। वो इसकी अपनी सरदर्द है, रिसोर्सेज किसी मुल्क से बोरो करे, उधार उठाए, अपने मैन पावर ज्यादा लगाए, ओवर टाइम ज्यादा लगाए, किसी तरीके से इसने उसके साथ अगर ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा नेशन ए को, तो फिर ही ट्रेड में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज रेस से आउट हो जाएगा। तो इसके बाद अब इन दोनों की प्रोडक्शन 12 पे हो जाएगी। ये थ्योरी में आपने बातें एक्सप्लेन करनी है, जो भी आपको मैंने जुबानी बता दी है। बुक में वैसे ये बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अब फर्ज कर लेते हैं ये 12 बना रहे हैं, 6 खुद रखेंगे, इनकी डोमेस्टिक नीड 6 की है यूनिट्स की, तो 6 एक्सपोर्ट कर देंगे, 6 इंपोर्ट कर देंगे। अब आफ्टर ट्रेड आ गई जी खाने। तो अब ये प्रोडक्शन इसकी
12 और इसकी भी 12। वर्ल्ड की प्रोडक्शन 24, पहले 13 थी, ट्रेड के बाद 24 हो गई। तो वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज हो गई कंपैरेटिव एडवांटेज लॉ पे अमल करते हुए। अब इसमें बुक में आप जब रीड करेंगे ना, एब्सोल्यूट के बिल्कुल साथ वाला टॉपिक है कंपैरेटिव एडवांटेज का। उसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि एक वकील है जिसे अपना केस टाइप भी खुद करना पड़ रहा है और जाके जज के सामने डिफेंड भी खुद करना पड़ रहा है। अगर वो दोनों काम खुद ही करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, पूरे दिन में एक दो केस ही वो कर पाएगा, या तो उसको टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उतना डिफेंड करने में नहीं लगता। तो इससे बेहतर ये होगा कि वो केस डिफेंड खुद किया करे और टाइप करने के लिए एक टाइपिस्ट वो हायर कर ले। तो इससे उनकी दोनों की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो केस जहाँ पे वो डेली के एक दो कर रहा था, वो उसकी वो 10-12 पे पहुंच जाएगी बात। तो उसको टाइपिस्ट को भी फायदा होगा और लॉयर को भी फायदा होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज का टॉपिक और इसके आगे ये आज ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। यहाँ से निशान आपने कर लेना है सर, ये आपने ये थ्योरी इधर से रीड कर लेनी है। 1817 में ये थ्योरी डेविड रिकार्डो ने पेश की थी और ये यूएस यूके ठीक। की एग्जांपल आ गई है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्होंने निकाले हुए हैं, वो लाजमी देख लीजिएगा। ये देखें, ये रेशो की सेंस में निकाले हुए हैं, 6:1, 4:2। ये काम आपने करना है सारा, इसको पढ़ लीजिएगा। गेन फ्रॉम ट्रेड, ये भी आपने लाजमी देखना है। और द केस ऑफ नो कंपैरेटिव एडवांटेज, इससे ऊपर ऊपर तक आपने काम करना है बस। कंपैरेटिव एडवांटेज विद मनी, ये भी काट दें। कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी अभी रहने दें, ये कल करेंगे। आज सिर्फ इतने काम करें।